नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हम पैगंबर मोहम्मद द्वारा स्थापित किए गए इस्लाम अर्थात मुस्लिम धर्म के विषय में चर्चा कर रहे थे और हमने देखा कि किस प्रकार से मदीना में रहते हुए उन्होंने एक राजनीतिक संगठन की स्थापना की और उसके पश्चात मक्का पर विजय प्राप्त की और धीरे धीरे पैगंबर मोहम्मद और उनकी प्रतिष्ठा जो थी वो समूचे अरब प्रायद्वीप में फैल गई और उनके अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती गई। तो यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद ने एक तरह से समूचे अरब में अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। काबा से जो बुत थे अर्थात जो मूर्तियाँ थी वो हटा दी गई थी। मक्का पर पैगंबर मोहम्मद और उनके अनुयायियों का नियंत्रण हो गया था। 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का देहांत हो गया। तो पैगंबर मोहम्मद के देहांत के पश्चात खलीफाओं का शासनकाल आता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो स्वयं को वैध रूप से पैगंबर घोषित कर सकता था। इसलिए खलीफाओं एक तरह से देखा जाए तो इस्लाम का जो सबसे बड़ा धर्म गुरु होता है उसे खलीफा कहा जाता है। तो खिलाफत की संस्था की स्थापना हुई और पैगंबर मोहम्मद के पश्चात खलीफाओं का शासन इस्लाम में नजर आता है। यहाँ पर आज हम खलीफाओं के शासन विस्तार की ही यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो टॉपिक है हमारा खलीफाओं का शासन विस्तार और गृह युद्ध और संप्रदाय निर्माण। इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम आगे बात करेंगे। तो देखिए, सन 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद कोई भी व्यक्ति वैध रूप से इस्लाम का अगला पैगंबर होने का दावा नहीं कर सकता था। इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि पैगंबर मोहम्मद को स्वयं अल्लाह के द्वारा संदेश प्राप्त हुआ था। उन्हें पैगंबर की उपाधि दी गई थी, अर्थात खुदा के एक दूत के रूप में उन्हें पृथ्वी पर पैगंबर घोषित किया गया था और उन्हें रसूल घोषित करते हुए संदेशवाहक के रूप में यहाँ पर खुदा का संदेश फैलाने का आदेश दिया गया था। इसलिए पैगंबर मोहम्मद के पश्चात कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे इस प्रकार का कोई आदेश मिला हो। इसलिए कोई भी व्यक्ति वैध रूप से अपने आप को पैगंबर घोषित नहीं कर सकता था। इसलिए खिलाफत की संस्था का निर्माण हुआ। इसीलिए एक नवीन संस्था बनाई गई। पैगंबर मोहम्मद के पश्चात जो शक्ति और सत्ता थी वो उम्मा अर्थात जो समुदाय के लोग थे, इस्लामिक समुदाय के लोग जिन्होंने पैगंबर के उपदेशों पर चलना स्वीकार किया था, उन्हें आस्तिक कहा गया है, जो एक ही अल्लाह पर विश्वास या भरोसा रखते थे और उसी की इबादत करते थे, और आस्तिकों को ही उम्मा कहा गया है। तो उम्मा को हस्तांतरित कर दी गई थी ये सत्ता, क्योंकि पैगंबर रहे नहीं और कोई भी दूसरा व्यक्ति पैगंबर नहीं बन सकता था। परंतु धीरे धीरे मतभेद उत्पन्न होने लगे। इसलिए इन मतभेदों को दूर करने के लिए और सत्ता को एक केंद्रीय नियंत्रण में रखने के लिए खिलाफत की संस्था का निर्माण हुआ। उम्मा के सदस्यों के द्वारा ही, उम्मा के लोगों के द्वारा ही ये खिलाफत की संस्था बनाई गई थी और इस खिलाफत की संस्था के निर्माण हुआ जिसमें समुदाय का जो नेता होता था, अर्थात तो उम्मा के अंतर्गत एक नेता चुना जाता था और जो नेता होता था वो पैगंबर का एक तरह से प्रतिनिधि होता था। यहाँ पर पृथ्वी पर पैगंबर का प्रतिनिधि बन गया और जिसे खलीफा कहा गया है। तो जो पैगंबर के प्रतिनिधि के रूप में जिस व्यक्ति को सत्ता हस्तांतरित की गई पैगंबर के पश्चात, उसे खलीफा कहा गया, जो एक तरह से पैगंबर का यहाँ पर पृथ्वी पर प्रतिनिधि था और एक तरह से धर्म के मामले में सबसे बड़ा धर्म गुरु था। तो पहले जो 4 खलीफा थे वो पैगंबर मोहम्मद के नजदीकी संबंधियों को बनाया गया था। पहले 4 खलीफा ऐसे लोगों को बनाया गया जो पैगंबर के काफी नजदीक थे और उनसे रक्त संबंधों के तौर पर वो एक तरह से उनके संबंधी रहे थे। ऐसे 4 खलीफाओं ने जो पैगंबर मोहम्मद के नजदीकी संबंधी थे उन्हें प्रथम 4 खलीफा बनाया गया और इन्होंने 632 ईस्वी से लेकर के और 661 ईस्वी तक शासन किया, प्रथम जो 4 खलीफा थे। और पैगंबर द्वारा दिए गए मार्ग निर्देशों के अंतर्गत उन्होंने पैगंबर का कार्य जारी रखा, अर्थात एक अल्लाह की उपासना और एक समुदाय के रूप में उम्मा का जो नियंत्रण था वो इन्होंने अपने हाथ में ले लिया था और एक अल्लाह की उपासना पर इन्होंने पैगंबर मोहम्मद ने जो दिशा निर्देश दिए थे उन्हीं के अनुसार उनका कार्य इन्होंने खलीफाओं में आगे जारी रखा। खिलाफत के 2 प्रमुख उद्देश्य थे। जो खिलाफत की संस्था थी, जो खलीफा जो बने थे, उनके 2 प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो देखिए, पहला एक तो कबीलों पर नियंत्रण कायम रखना, अर्थात जो कबीले थे जो इधर उधर हो गए थे या
उम्मा से अलग होने का प्रयास कर रहे थे। एक तो उन पर नियंत्रण स्थापित करना, और दूसरा जो था जिनसे मिलकर उम्मा का गठन हुआ था ऐसे कबीले, और दूसरा था राज्य के लिए संसाधन जुटाना। अब राजनीतिक संस्था को चलाने के लिए संसाधन आर्थिक रूप से होने ही चाहिए, तो इन संसाधनों को जुटाने और उम्मा को आगे बढ़ाने का ये जो दो उद्देश्य थे इनके, एक तो कबीलों पर नियंत्रण रखने का और उम्मा के लिए समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए और राज्य को चलाने के लिए जो आर्थिक रूप से संसाधन चाहिए थे वो जुटाना इनके दो प्रमुख उद्देश्य थे खिलाफत की संस्था के। पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद बहुत से जो कबीले थे वो इस्लामी राज्य से टूटकर अलग हो गए थे। जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई 632 ईस्वी में, तो बहुत से जो अरब कबीले थे जो पहले पैगंबर मोहम्मद के उम्मा के समुदाय के सदस्य बन गए थे, वो धीरे धीरे उससे अलग होने लग गए, और यहाँ तक कि कुछ कबीलों ने तो अपने स्वयं के पैगंबर भी स्थापित कर लिए थे, अर्थात वो स्वयं ही अलग से उम्मा का गठन करने के लिए तैयार हो गए थे। तो ऐसे में जो पहले खलीफा थे अबू बकर पहले खलीफा थे। उन्होंने अनेक अभियानों द्वारा बहुत सारे युद्ध अभियान किए, तो बहुत सारे युद्ध अभियानों के द्वारा विद्रोहों का दमन किया, जो विद्रोही कबीले बन गए थे उन पर नियंत्रण स्थापित किया, बहुत सारे युद्ध अभियान किए प्रथम खलीफा अबू बकर ने। दूसरे जो खलीफा थे वो उमर थे, तो दूसरे खलीफा उमर ने उम्मा की जो सत्ता थी, उम्मा अर्थात आस्तिकों का जो समाज था पैगंबर मोहम्मद का, उसकी सत्ता के विस्तार की नीति को रूप प्रदान किया, अर्थात उम्मा को और अधिक विस्तारित करने का कार्य इन्होंने किया उमर ने, यानी कि समुदाय को और अधिक विस्तृत करने का इन्होंने कार्य किया, और अधिक समुदाय के अंतर्गत अनुयायी बढ़े, इसके लिए इन्होंने प्रयास किए। खलीफा जानता था, उमर जो खलीफा थे वो ये जानता था कि उम्मा को व्यापार और करों से होने वाली मामूली आय के बल पर नहीं चलाया जा सकता। यद्यपि व्यापार से और करों के द्वारा कुछ आर्थिक रूप से आय होती थी, परंतु खलीफा को इस बात का एहसास था कि ये जो समुदाय है, इतना बड़ा जो समुदाय, इतना बड़ा जो राजनीतिक ये जो व्यवस्था है, इसे चलाने के लिए इतनी सी आय बहुत कम रहेगी, मामूली आय है, तो इसके लिए आय और अधिक बढ़ाना आवश्यक था। इसलिए खलीफा और उसके सेनापतियों ने पश्चिम में बाइजेंटाइन साम्राज्य और पूर्व में ससानी साम्राज्य के इलाकों को जीतने के लिए अपने कबीलों की शक्ति जुटाई। तो इसलिए खलीफा ने आर्थिक रूप से और अधिक आय प्राप्त करने के लिए और खलीफा के सेनापतियों ने जो एक यह प्रयास किया कि जो पश्चिम में बाइजेंटाइन साम्राज्य था, अरब के पश्चिम में बाइजेंटाइन साम्राज्य, पहले भी हमने बात की थी कि जो रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य का 7वीं शताब्दी अर्थात या फिर आप कह सकते हैं 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंतर्गत पतन होने लग गया था, और काफ़ी कुछ जो साम्राज्य विस्तृत था वो काफ़ी छोटा हो गया था और सिकुड़ करके रह गया था, ज़्यादातर क्षेत्र उससे अलग हो गए थे। तो जो कुछ बचे कुछ रोमन साम्राज्य के क्षेत्र थे उन्हें बाइजेंटाइन साम्राज्य कहा गया है। तो इधर खलीफा और उसके सेनापतियों ने इधर पश्चिम में बाइजेंटाइन साम्राज्य को, और पूर्व की ओर आप जानते हैं कि ईरान के अंतर्गत ससानी साम्राज्य था, तो उस ससानी साम्राज्य के इलाकों को विजित करने के लिए इन्होंने अपने कबीलों की शक्ति जुटाना प्रारंभ कर दिया था, ताकि इन दोनों साम्राज्यों को विजित करके और आय के संसाधन जुटाए जा सकें, आय बढ़ाई जा सके, जिससे कि उम्मा और उसकी राजनीतिक सत्ता आगे और अधिक विस्तृत हो सके। तो यहाँ तक आज आपके उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको आगे बढ़ाएंगे, टू बी कंटिन्यूड, तो आप पैराग्राफ चेंज नहीं करें, आगे इसी में आपको कंटिन्यू आगे करना है। धन्यवाद।